इस लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स में वो पहला केस पढ़ना है कि जिसमें एनर्जी लफ्ज़ क्वांटम के भी मुताबिक है, यानी एनर्जी डिस्क्रीटाइज्ड है। केस का नाम है इन्फिनिट स्कर्वेल और इसको पार्टिकल इन ए बॉक्स भी कहते हैं। और ये पार्टिकल बॉक्स या इन्फिनिट स्कर्वेल असल में ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, और जो टाइप है वो कहलाती है बाउंड स्टेट। और बाउंड स्टेट का इफ़ेक्ट है कि एनर्जी डिस्क्रीट है। तो इस तरीके से हमने ये कॉज एंड इफेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना है। और ये जो रूल्स हैं बाउंड स्टेट की प्रॉपर्टीज़, इनमें से एक डिस्क्रीट एनर्जी कॉज करती है और एक लोकलाइजेशन। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमने वेरीफाई करना है उस केस में जिसका मैंने अभी नाम लिया था, यानी इन्फिनिट स्कर्वेल में एनर्जी को कैलकुलेट करना है और देखना है कि ये डिस्क्रीट हैं, और ये वेव फंक्शन जो है वो भी कैलकुलेट करना है, और वो देखना है कि वेव फंक्शन लोकलाइज्ड है, क्योंकि लोकलाइजेशन भी एक इफेक्ट है बाउंड स्टेट के कॉज का। तो पहले तो बात करते हैं कि बाउंड स्टेट क्या होती है, और साथ ये कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो बात शायद शुरू में पहले कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए न्यूटनियन फिज़िक्स में। न्यूटन सेकंड लॉ F=ma में फोर्स कॉज है और इफेक्ट ये है कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है। अब बात यह कि क्या है कि हम कॉज एंड इफेक्ट अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कहें तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑलमोस्ट सारी क्वांटम मैकेनिक्स कही जा सकती है कि वो ऑपरेटर्स के इफेक्ट्स हैं। ऑपरेटर होना चाहिए हर्मिशन, और उसके इफेक्ट्स हैं उसकी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यू से आप फिजिकल प्रिडिक्शन क्वांटिटीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, और आइगन फंक्शन के स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ये मैंने जो बोला है पिछले 2-3 सेंटेंसेस, ये ऑलमोस्ट सारी क्वांटम मैकेनिक्स है। और अब इसमें एक ख़ास ज़्यादा जो कॉमन है ऑपरेटर होता है वो हैमिल्टोनियन, एक बाउंड स्टेट का हैमिल्टोनियन होता है। और बाउंड स्टेट है ये प्रॉपर्टी है हैमिल्टोनियन में, जो कैनेटिक एनर्जी होती है वो तो हर केस में एक ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी ही डिफ़र करेगी, वो केस बनाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ये ख़ास तरह की होगी तो हैमिल्टोनियन भी एक ख़ास तरह का होगा और वो बाउंड स्टेट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या शर्तें होनी चाहिए अगर वो बाउंड स्टेट है, ये सवाल है। और जवाब ये है कि एक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिट पोजीशन पर, और वन डायमेंशन प्रॉब्लम में इन्फिनिट पोजीशन का मतलब होगा एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों इन्फिनिटीज पर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा होगी। इसका मतलब बनता है कि कैनेटिक एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है, माइनस के बाद ज़्यादा है तो कैनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी इन्फिनिटीज पर। लेकिन मिडल में इन्फिनिटीज के अलावा किसी फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी टोटल एनर्जी से, यानी कैनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो इन्फिनिटीज पर कैनेटिक एनर्जी नेगेटिव और मिडल में कैनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, ये दो शर्तें पूरी हों तो पोटेंशियल एनर्जी और हैमिल्टोनियन बाउंड स्टेट हैमिल्टोनियन होगा। और बाउंड स्टेट ये तो हो गया कॉज, इसके इफेक्ट होता है लोग के वेव फंक्शन लोकलाइज होता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है। तो पहले अगली स्लाइड में पहले फैक्ट की बात करते हैं कि बाउंड स्टेट की वजह से वेव फंक्शन लोकलाइज होता है। मसलन आप कह सकते हैं वन डायमेंशन में जो एनर्जी अलाउड होगी वो लोकलाइज्ड होगी। तो ये देखिए दो तरह के फैक्ट आप देख रहे हैं। तो एनर्जी को अलाउड और डिसअलाउड में डिवाइड करने का मतलब है कुछ एनर्जीज होगी कुछ नहीं होगी, तो यानी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। और दूसरा ये कि वेव फंक्शन लोकलाइज्ड होगा। ये इस बात को एक थ्योरम की लैंग्वेज में इस तरह कहा जाता है कि वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में एनर्जी, बाउंड स्टेट की एनर्जी जो होगी डिस्क्रीट होंगी और नॉन डिजेनरेट होंगी। नॉन डिजेनरेट का मतलब है, लफ्ज़ लिखा है मैंने यूनिक। नॉन डिजेनरेट का मतलब है कि एक एनर्जी के लिए एक ही वेव फंक्शन होगा।
ये थ्योरम है और अब हमने इसे वेरीफाई करना है इन्फिनिट स्क्वायर वेल में, इस थ्योरम को भी, और साथ ये जो है ना दूसरा इफेक्ट बाउंड स्टेट का नहीं, लोकलाइजेशन, इन दोनों चीज़ों को हमने पार्टिकल इन ए बॉक्स या इन्फिनिट स्क्वायर वेल जो कि हेडिंग है इस लेक्चर की, उसके लिए वेरीफाई करना है। तो पहले मुझे बताना है आपको कि इन्फिनिट स्क्वायर वेल होता क्या है। ये एक पोटेंशियल एनर्जी ख़ास टाइप की है और इसको इन्फिनिट स्क्वायर वेल कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी अपने ग्राफ के ज़रिए दी जाती है और ग्राफ की जो शेप है वो वेल होगी। अभी देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बैरियर, बैरियर में है कि मिडल में हाइट है, और वेल का मतलब है जिस तरह कुआं होता है, कुएं में डेप्थ होती है, तो मिडल में डेप्थ है। और इन्फिनिट स्क्वायर वेल का मतलब है कि डेप्थ जो है ना इन्फिनिट है। तो अगर आप शुरू में ज़ीरो चूज़ करें तो मिडल में माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट चॉइस ये है कि वेल से बाहर आप इन्फिनिट चूज़ करें, वेल से बाहर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को, और जब इन्फिनिट डेप्थ होगी तो जब मिडल में इन्फिनिट से इन्फिनिट डेप्थ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिडल में ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मिडल में ज़ीरो हो और आगे पीछे इन्फिनिटी हो तो ये पोटेंशियल की शेप और उसकी वजह से पूरा जो केस है ये कहलाता है इन्फिनिट स्क्वायर वेल या पार्टिकल इन ए बॉक्स। बॉक्स के अंदर, बॉक्स की लैंग्वेज में होगा बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट। ये शेप ये है। और अब कैलकुलेशन के लिए हम ओरिजिन को मिडल में चूज़ भी कर सकते हैं, जिससे जिसके अभी मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ कि क्या होंगे। और अगर ये इसकी विड्थ ए है तो एक बाउंड्री होगी a/2 पर, हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम कर रहे हैं, और दूसरी बाउंड्री होगी -a/2 पर, ये गैप इन दोनों के दरमियान a हो गया। और ये बाहर इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी और इनसाइड ज़ीरो। और मिडल में चूज करने का मकसद असल में ये है कि पैरिटी ऑपरेटर के बारे में भी आप कुछ साथ पढ़ें, क्योंकि वो भी कोर्स के अहम टॉपिक है। तो मिडल में ओरिजिन चूज करने से आप पैरिटी की एक बड़ी ज़रूरी एप्लीकेशन भी सीखेंगे। और पैरिटी मैं क्विकली तो इतना याद करा सकता हूँ कि पैरिटी इवननेस और ऑडनेस होती है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। तो बल अगर ये ओरिजिन मिडल में चूज कर लिया है तो अब इस पिक्चर को पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के सूत्र में लिखेंगे तो ये होगा कि -a/2 से लेफ्ट पर रीजन 1 है, ये ग्रे रीजन है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है। ये -a/2 से a/2 तक ये वाइट रीजन है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और a/2 के राइट पर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है। अब इसके मुताबिक हमने कैलकुलस इस वजह से कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें उसको सॉल्व करना है इस पोटेंशियल के साथ। तो रीजन 1 में ये जो हेडिंग है ये रिजल्ट में देखते हैं, लेकिन पहले कैलकुलेशन करें, उसके बाद मैं हेडिंग पर आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे। ये जो लेफ्ट रीजन है ग्रे में, इसमें पोटेंशियल जी इन्फिनिट है। अब इन्फिनिट जो होता है ना वो एक लिमिट होती है, इन्फिनिट की वैल्यू नहीं है। तो लिमिट में पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये क्वांटिटी को जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है और लिमिट आखिर में पुट करनी होती है। तो यह क्योंकि सेकंड टर्म में इन्फिनिटी है तो इसको अलहदा कर लें, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म इकट्ठी कर लें, ये फाइनाइट है। तो मिडिल को कर लेंगे तो ये बनेगा v इंटू साई1, v इन्फिनिटी है, ये इसकी लिमिट अगले स्टेप में पुट करते हैं। v साई1 इज इक्वल टू फाइनाइट, तो ये अगला स्टेप होगा साई1 इज इक्वल टू फाइनाइट डिवाइडेड बाई v अब करेंगे, और अब लिमिट पुट करें तो फाइनाइट डिवाइड बाई इन्फिनिटी, लिमिट अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो जाएगी। ये तो है रीजन 1। और रीजन 3 में भी यही है, तो इसके लिए तो रिपीट नहीं करता, ये मैं पहले एक रख के पहले आसान काम कर दें। रीजन 3 में भी यही होगा, सारी कैलकुलेशन वही है। और नई चीज़ जो है ना वो है रीजन 2, ये मिडल में। यहाँ ज़्यादा निस्बतन लेंथी कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत। और वो ये है कि यहाँ -h⁻²/2 हम सेकंड डेरिवेटिव काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिडल में ज़ीरो है इक्वल टू ई साई। ये क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है तो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कर रहे हैं। इसको इस फॉर्म में ये कई दफ़ा हो चुका है, इसको इस फॉर्म में करेंगे तो ये तो
इसको इस एनर्जी को, एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इसको के स्क्वायर डिफाइन कर दें। अब असल जो टॉपिक है वो ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं और एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चूज किया है, या कॉस किस लिए या साइन किस लिए का जवाब ये है कि कॉस इवन फंक्शन है और साइन ऑड फंक्शन है। और इवन एंड ऑडनेस अभी मैंने कहा था वो किसके लिए हुए हैं, हम इस कोर्स में प्रेफर कर रहे हैं इवन ऑडनेस को पैरिटी सिखाने के लिए। और पूरी आर्गूमेंट ये है कि इवन एंड ऑड फंक्शन इस वजह से हम चूज करते हैं कि हमारा जो हैमिल्टोनियन है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इवन है, जैसे ये देखें जीरो के जैसे राइट पर शेप है वैसे ही लेफ्ट पर है, पोटेंशियल एनर्जी इवन है। कैनेटिक एनर्जी टर्म तो होती इवन ऑपरेटर है, तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन भी इवन ऑपरेटर है, और एक इवन ऑपरेटर पैरिटी से कम्यूट करता है। और अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करें तो जो एक के आइगन फंक्शन है, और हमें हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शन चाहिए जो साई वेव फंक्शन है, वो पैरिटी का आइगन फंक्शन है, और पैरिटी का आइगन फंक्शन इवन या ऑड फंक्शन होते हैं, तो वो ये है, ठीक है। तो इस थ्योरम की एक और भी रिक्वायरमेंट है कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करें और पहले की डीजनरेट आइगन वैल्यू ना हो, तो ये साथ हमने ये भी वेरीफाई करना है कि आइगन वैल्यू डीजनरेट है। तो इस सब कुछ ये सारी शर्तें पूरी हों तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चूज करने हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं करने। डीजनरेट आइगन वैल्यू भी अगली स्लाइड में आ जाएगा कि वो नहीं है, ओके। अच्छा, अब हमने ये जो अभी तक आपने गौर किया, जो ए तो आपके क्वेश्चन में गिवन था, के है जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, और वो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी से ही मालूम होगा। वेव फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ही काफ़ी है के की वैल्यू देने के लिए, और वो ये है कि ये जब जो हमारा इवन फंक्शन है, रिमेंबर हमने कहा था फंक्शन या इवन होगा या ऑड होगा। जो इवन फंक्शन होगा कॉस, वो भी राइट बाउंड्री पर के एक्स था ना, एक्स की जगह राइट बाउंड्री a/2 लगा दिया, राइट बाउंड्री पर कॉस ऑफ के एक्स 0 होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है ना जिसका कॉस 0, वो क्या प्लस माइनस π/2 रेडियन, प्लस माइनस 3/2 रेडियन, प्लस माइनस 5/2 रेडियन, ये सारी ऑप्शंस हैं। इसको इस रेंज में कर लें, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा के ए इज इक्वल टू एन पाई। एन क्या है यहाँ 1, यहाँ प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 5। ये तो हो गया साई एस। ये जो इवन फंक्शन है इसको सिमेट्रिक भी कहा जा सकता है, तो काई एस है। और दूसरा वो जो साइन है वो ऑड फंक्शन है, और ऑड एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होता है, तो लेटर ए हो सकता है। साइन जब होगा तो के एक्स की जगह a/2 की जगह है, राइट बाउंड्री पर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एंगल जो है ना जिसका साइन 0 है उसमें ये पहले 0 भी आता है, मैं उसको नहीं लिखा, मैं आपको बाद में वजह बताता हूँ। लेकिन इसके अलावा बाकी ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई रेडियन। अब इन दोनों को ये जिस तरीके से इवन यानी कॉस के केस में जिस फॉर्म में लिखा था, हम इस रिजल्ट को भी इसी फॉर्म में ला सकते हैं। अगर 2 से थ्रू आउट इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो इंटीजर है ना हर कोई ये डबल हो जाएंगे, लेकिन ये इंटीजर रहेगा और इंटीजर को हम n कह सकते हैं। और इस केस में n जो होगा ना, या जब डबल से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, तो इस तरीके आ जाएगा। अब एक फ़ायदा ये है कि आखिरकार हमने ना दोनों को एक ही फॉर्म में लिखना है, तो इस वजह से एक तो ये भी अच्छा हो गया कि दोनों को एक फॉर्म में ले गया। फ़र्क अब फॉर्मूले में नहीं है, फ़र्क सिर्फ इंटीजर की वैल्यूज़ में है, और इसको तो लिखा जा सकता है। लेकिन बाल में एक ज़रूरी चीज़ ये है कि मुझे बाल कंप्लीटनेस के लिए पहले मैं बताना है कि यहाँ 0 क्यों नहीं लिखा। तो 0 इस वजह से नहीं लिखा कि अगर मैं n को 0 ले लूँ तो साइन के, असल में तो के एक्स था ना, एक्स की जगह वैल्यू लगाई थी, तो वे फंक्शन होगा साइन, अगर यहाँ 0 लीजिए तो k भी 0 हो जाएगा, और अगर k 0 तो साइन ऑफ के एक्स बन जाएगा साइन ऑफ 0। अब ये वेव फंक्शन जो है मिडल रीजन में भी 0 हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट रीजन में तो पहले ही 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर n को 0 लिया तो वेव फंक्शन तमाम रीजन में 0 हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर का इंटीग्रल 1 नहीं हो सकता ये, लेकिन ये नहीं, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो सकती ये। अब एक ही बात है, मैं इसको कई तरीके से कह रहा हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती।
तो जैसे n इज इक्वल टू 0 बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, तो उसको यहाँ छोड़ दिया। और बाकी अब ये देख लें, अब जो हमारे जो मेन है बड़ी आसानी हो गई है कि इन सब में ये पहले मैंने कहा था कि ये दोनों एक ही फॉर्म में है, बस n की वैल्यू का फ़र्क है, वो तो किसी वक्त भी लिखी जा सकती है, लेकिन फार्मूला हमारे पास k का एक ही आ गया। उसको a को राइट साइड पे ले जाए तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये बन गया कि दोनों केस में एक ही फार्मूला है n पाई। सिर्फ n की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों के बारे में कहा जा सकता है कि ये नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं। और अगर k की वैल्यू का आपको पता चल गया तो एनर्जी पिछले स्लाइड में था, ज़रा टाइम लगेगा, एनर्जी का था के स्क्वायर, ये फार्मूला था जब के स्क्वायर पहले डिफाइन किया था। यहाँ से एनर्जी निकाल लें तो ये बन जाएगा एच बार स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को इंटरचेंज करके एनर्जी का ये फार्मूला बन गया। एच बार के की जगह ये पुट कर दिया तो ऑल इन ऑल फार्मूला ये बन गया है। और n जो है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर है। ये फार्मूला है जो आपको ये हो सके तो पूरा याद करें, लेकिन कम से कम ये तो जरूर याद रखें कि ये एनर्जी जो है ना, ये n जो इंटीजर है ये कहलाता है क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग भी है, बाकी फार्मूला भी याद कर सकें तो आपको अच्छा है। अब इसके साथ जो है ना बाकी ये रिजल्ट मैं मुकम्मल करता हूँ, लेकिन इस दौरान एक ये भी चीज़ सीख लें कि इस फार्मूले में जो n जो है ना, क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता, तो स्मॉलेस्ट एनर्जी जिसको आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो भी ज़ीरो नहीं होगी। और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसको ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो पॉइंट है यानी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। तो इसको अब हर केस में वेरीफाई हमें करना है। ये और ये पहला केस क्योंकि एनर्जी का कर रहे हैं कैलकुलेट करने का, तो इस केस में भी वेरीफाई कर लें। जो इसके बाद अगले केस में वेरीफाई करना है कि ज़ीरो पॉइंट एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ज़ीरो नहीं है। ये नोट रखें इधर। और अब बाकी क्या काम रह गया, हमने एनर्जी मालूम कर ली है और एनर्जी जो कि आइगन वैल्यू है हैमिल्टोनियन की। और दूसरा काम क्या होता है, आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन भी हमने साथ से ही लिख दिए थे, कॉस ऑफ के एक्स और साइन ऑफ के एक्स। तो फिर रह क्या गया, रह गया सिर्फ गया कि उसके साथ जो आइगन फंक्शन थे वो नॉर्मलाइज नहीं थे। तो बस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म। तो वे फंक्शन नॉर्मलाइजेशन जब आप करेंगे, वे फंक्शन पहले सिमेट्रिक यानी कॉस के लिए कर लें। जब लिमिट करेंगे तो माइनस जो एक्स की जो लिमिट होंगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस a/2 तक, ये तो बॉक्स या वेल के बाहर है ना, वहाँ तक वे फंक्शन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो वैल्यू शुरू होंगी माइनस a/2 यानी इन्फिनिट स्केल वेल या बॉक्स के लेफ्ट से राइट तक, राइट पर a/2 है। एक्चुअल फार्मूला लगाएं तो है a कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को डबल एंगल फार्मूला लगाएं तो देगा कॉस ऑफ 2kx था ना, तो 2kx हो गया डिवाइड बाई 8। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें यह है कि जब आप यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो एंगल आपका 2kx है। 1/2 तो का एंटी डेरिवेटिव तो बड़ा आसान है, 1 का एंटी डेरिवेटिव x होगा, और ये कैलकुलेशन आप करके आपको ये आंसर मिलेगा। और मैं इसी को मैंने पॉइंट आउट किया है। वजह यह है कि जो दूसरी टर्म है ये क्या देगी, ये देखें जरा सोचें। कॉस एंटी डेरिवेटिव का साइन होगा 2kx, का अपर वैल्यू लगाएंगे तो अपर वैल्यू ये मैंने रेड से पॉइंट आउट किया है, एंगल को पिंक से किया है। तो 2k है, x की जगह a/2 लगाया तो क्या बन गया, 2 से कैंसिल होगा ka, और ka है n पाई, और अगर इंटीजर है तो n पाई, इंटीजर टाइम पाई का ट्रिग्नोमेट्रिक साइन हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब सेकंड टर्म का एंटी डेरिवेटिव है ज़ीरो, तो पहली टर्म का बड़ा सादा सा एंटी डेरिवेटिव होगा। और ये क्योंकि dx एंटी डेरिवेटिव x होगा तो अपर और लोअर वैल्यू के दरमियान a का डिफरेंस होगा, तो a² a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। यहाँ से a² की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसका जो पॉजिटिव रूट होगा ट्रेडिशनली वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, तो वो बनता है 2/a का स्क्वायर रूट। और n की वैल्यू जो पिछली साइड में थी मैं दोबारा लिख दी ताकि अब ये सारे रिजल्ट एक तरह समराइज करके रखें, इस वजह से मैंने सब कुछ लिख दिया। वे फंक्शन पहले हम कैलकुलेट करते कि ये kx है। अच्छा, साइन जब वो एंटी सिमेट्रिक होगा, साइन होगा तो साइन स्क्वायर में सिर्फ यहाँ 1 माइनस आता है, तो इस बाद में तो आई ज़ीरो रहा है, तो लिहाजा साइन या साइन स्क्वायर में भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वही होगा।
और अब मैं ये जो वेव फंक्शन है ये अब हमने हर तरह से मुकम्मल कर लिए। अब इनका ग्राफ मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये वैसे ही है, ये कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जिस तरीके से मैंने पैरिटी सिखाने के लिए क्या है, इसमें साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर ये जो क्वांटम नंबर है n, अगर ये ऑड है तो वेव फंक्शन इवन यानी कॉस होगा, और ये होगा n1 n3। और अगर n क्वांटम नंबर इवन है तो वेव फंक्शन ऑड होगा यानी साइन यानी 2 और यहाँ 4 और ये सब कुछ। ये जहाँ से मुझे तस्वीर मिली थी उसमें ये सारे के सारे ग्रीन हैं। तो ये जो जिसको ग्राफ में ब्लू दिखाया हुआ है वो भी जिसको फार्मूले में ब्लू दिखाया हुआ है वो भी ग्राफ में ग्रीन ही है। और ये फार्मूला आप किसी भी पैकेज से आप ग्राफ बना सकते हैं या ख़ुद बना सकते हैं अपनी समझ से। क्या ये तो एक ग्राफ बनाने का काम है। तो ये वेव फंक्शन है और ये नॉर्मलाइज भी हो गए। तो आइगन वैल्यू पिछली स्लाइड में दे दी थी, वेव फंक्शन इसमें आ गए आइगन फंक्शन, तो ये मुकम्मल हो गया। और अब इन्फिनिट स्केलर की का काम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन जैसे मैंने बात शुरू की थी, ये इन्फिनिट स्केलर एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। उस टाइप में एक बात थी कि टाइप का नाम है बाउंड स्टेट, और उसकी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि वो कॉज है और उसके इफेक्ट होते हैं दो। एक तो ये कि वेव फंक्शन लोकलाइज होता है, और दूसरा ये कि एक थ्योरम ये कह रही है कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीटाइज होती है। तो एनर्जी हमने देख लिया कि ये डिस्क्रीटाइज है, लेकिन दूसरी बात जो है ना वेव फंक्शन लोकलाइज होता है, इस पर अभी बात नहीं हो सकी थी, तो वो मैं अब कर देता हूँ कि वो ये है कि अभी हमने इसमें देखे इन्फिनिट स्क्वायर वेल में वेव फंक्शन को अगर कंटिन्यूस रखना है तो फिर इसकी वजह से जो k की वैल्यूज़ हैं वो सारी नहीं होंगी, कुछ अलाउड होंगी और कुछ डिसअलाउड होंगी। अगर k की वैल्यू ये ना हो तो आपका जो कॉस था वो बाउंड्री पर वेव फंक्शन कॉस और साइन ज़ीरो नहीं होगा, यानी वेव फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। और इन्फिनिटी पर ज़ीरो तो रीजन 1 और रीजन 3 में है ही, लेकिन अगर मिडल रीजन उसके साथ कंटिन्यूसली ज्वाइन करेगा तो ओवरऑल वेव फंक्शन लोकलाइज होगा ना। तो ये मतलब इस सब कुछ को कहते हैं वेव फंक्शन प्रॉपर उस केस में होगा अगर k की ख़ास वैल्यू हो। अब ख़ास वैल्यू का मतलब है अलाउड वैल्यू, अलाउड का मतलब है कुछ है कुछ नहीं है, यानी वो डिस्क्रीट है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। ये रिज़ल्ट तो आप पहले कर चुके हैं। अब ये कहने को तो अगर मैं ये बातें ना भी करता तो भी रिज़ल्ट आपको पता है, लेकिन अगली में स्लाइड में मैंने एक ऑप्शनल डिस्कशन करनी है। चाहे आप इसे स्किप करके अब ख़त्म कर दे प्री लेक्चर, बस ठीक है ख़त्म हो गया, लेकिन अगर चाहे तो अगली स्लाइड पर भी चले जाए। और अगली स्लाइड की तैयारी के लिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इन्फिनिट स्क्वायर वेल में कुछ एनर्जीज अलाउड है, कुछ डिसअलाउड है। और अगर इन्फिनिट स्क्वायर वेल एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, यानी बाउंड स्टेट की एक मिसाल है, तो उसके बाद मैंने अगली स्लाइड में जो ऑप्शनल डिस्कशन है वो ये है कि ये जो बात इस मिसाल के बारे में ट्रू है वो हर किस्म की बाउंड स्टेट के बारे में भी ट्रू है। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ बात क्या कर रहा हूँ, जो कि वो ये है कि अगर आप समझना चाहें, अगर आप ना इस डिटेल में जाना चाहें तो बस इस रिजल्ट को याद रख ले। जो थ्योरम है पहले शुरू में मैंने कही थी वही, बल्कि शुरू की स्लाइड्स में वही है, कोई नया रिजल्ट नहीं है, लेकिन वहाँ इसके लिए कोई दलील नहीं दी थी। तो अब मैं दलील भी दे देता हूँ। अगर दलील के बगैर आपने समझना है तो लेक्चर ख़त्म है, और अगर दलील समझनी है तो मैं बता देता हूँ। जिस स्टेटमेंट के लिए दलील दी जा रही है वो ये है कि ये जो हमारे जन वेव फंक्शन का लोकलाइज्ड होना और एनर्जी डिस्क्रीट होना, और इसके अलावा एक एनर्जी के लिए एक वेव फंक्शन होना, ये सारी बातें जो कि इन्फिनिट स्क्वायर वेल में थी वो सिर्फ एक मिसाल थी। असल में ये हर किस्म की बाउंड स्टेट के लिए ये ट्रू है। तो अगर हर किस्म की बाउंड स्टेट मैंने कहना है तो अब ये जो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये लाजमी नहीं है कि वो एक सिंपल शेप हो जो कि इन्फिनिट स्क्वायर वेल कहलाता है या पार्टिकल इन ए बॉक्स। इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, अगर बस वो दो जो बाउंड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ पूरी होनी चाहिए, यानी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो टोटल एनर्जी से, और मिडल में पोटेंशियल एनर्जी कम हो। बस अगर ये शर्तें पूरी हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी ये शर्त पूरी कर दे, यानी कॉज ये शर्त पूरी कर दे, तो इफेक्ट है वो तीनों शर्तें पूरी कर देंगे। और क्या इनमें से सबसे, जिस शर्त को समझाने के लिए मैंने पूरी डिटेल में पिक्चर बनाई है
वो ये है कि इफ़ेक्ट ये होगा कि एनर्जीज जो होंगी ना वो कुछ अलाउड होंगी और कुछ डिसअलाउड होंगी और इस तरह सेलेक्टेड होंगी। वजह वजह यह है कि कुछ ख़ास एनर्जी के लिए ही ये काम हो सकता है, हर एनर्जी के लिए नहीं हो सकता। और वो काम ये है कि ये जो ग्रीन में है कि वे फंक्शन ख़ास वेवलेंथ के एक एनर्जी है तो उससे रिलेटेड एक ख़ास एनर्जी का मतलब है एक ख़ास, ये फार्मूले कई दफ़ा इस्तेमाल हो चुके हैं, के होता है 2π/λ। एक ख़ास एनर्जी का मतलब है एक अलाउड एनर्जी का मतलब अलाउड वेवलेंथ, और अगर अलाउड वेवलेंथ का मतलब है ऐसी वेवलेंथ जिसके लिए वेव फंक्शन दरमियान में साइनोसाइडल ऑसिलेट करते करते जब राइट बाउंड्री पर पहुंचे तो वेव फंक्शन डिक्रीजिंग हो। अब बाउंड्री पर पहुंचने के बाद डिक्रीजिंग हो तो बाउंड्री के बाद क्या है, दरमियान में तो साइनोसाइडल था ना अप एंड डाउन, लेकिन बाउंड्री के बाद क्या है, बाउंड्री के बाद जो रीजन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, टोटल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव होने का मतलब है कि वेव फंक्शन जो है ना एक्सपोनेंशियल है, रियल है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल जो होता है अगर वो उसमें अप्स एंड डाउन नहीं होते, अगर ये जो ग्रीन में मैंने भी बात ये की थी कि राइट बाउंड्री पॉइंट पर वेव फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा और कंटिन्यूस है तो राइट रीजन में लास्ट राइट मोस्ट रीजन में तीसरे रीजन पहुंचेगा, तो जब ये डिक्रीज कर रहा होगा तो एक्सपोनेंशियल ने डिक्रीज करना है तो बस डिक्रीज ही करना है और आखिर में इन्फिनिटी पर जीरो हो जाना है। तो ये दूसरा इफेक्ट भी वेरीफाई हो गया कि वेव फंक्शन जो है ना लोकलाइज्ड है। तो ये सारी चीज़ें होंगी ख़ास तरह की वेवलेंथ और ख़ास तरह की एनर्जी के लिए ये एनर्जी अलाउड होगी, और कुछ एनर्जी अलाउड नहीं होगी, और वो एनर्जी अलाउड नहीं है वो ये रेड में है, और वो ऐसी हैं कि वो उस एनर्जी के लिए एक वेवलेंथ ऐसी होगी कि राइज एंड फॉल करते करते जब इस बाउंड्री पर पहुंचेंगे तो ये जो वेव फंक्शन है ये राइजिंग होगा, और जो ये जो राइट मोस्ट रीजन है जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है उसमें वेव सोल्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल अगर राइज है तो उसने राइज ने फॉल नहीं होना, राइज ही करते रहना और इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन इन्फिनिट हो जाना है। और इसका मतलब है कि इसके स्क्वायर का इंटीग्रल 1 नहीं हो सकता, ये नॉर्मलाइजेशन ये जो रेड वेव फंक्शन है वायलेट करेगा, तो इसका मतलब रेड वेव फंक्शन अलाउड नहीं है। तो अगर रेड वेव फंक्शन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब रेड वेवलेंथ अलाउड नहीं है, और अगर रेड वेवलेंथ अलाउड नहीं है तो रेड एनर्जी अलाउड नहीं है, तो कुछ एनर्जी डिसअलाउड भी होती हैं। तो कुछ और अगर जो अलाउड होती है उनके लिए वेव फंक्शन लोकलाइज होता है। तो हमने देख लिया है कि ये जो हमने कहा था ना कॉज एंड इफेक्ट, मैं इसको समराइज करता हूँ बस पहले पिक्चर के साथ और फिर पिक्चर के बगैर। पहले पिक्चर के साथ यही कि कॉज है बाउंड स्टेट यानी ये खास तरह का हैमिल्टोनियन एनर्जी, और इफेक्ट मैंने क्या क्या कहे थे, 3 इफेक्ट कहे हैं मैंने। एक तो ये कि एनर्जी कुछ सेलेक्ट होगी कुछ रिजेक्ट होगी, दूसरा इफेक्ट ये था कि वेव फंक्शन लोकलाइज होगा, इन्फिनिटी पर जीरो होगा, और तीसरा यूनिकनेस है कि एक एनर्जी के लिए एक ही वेव फंक्शन होगा। तो हमने जो एग्जाम्पल भी पढ़ ली और फिर ये भी बता दिया कि एग्जाम्पल से जो हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हर किस्म की 1 डायमेंशनल बाउंड स्टेट के लिए वैलिड है। तो ये सारे पर्पज इस लेक्चर के अचीव हो गए। और अब मैं समराइज करके एक एक और मिसाल भी है बाउंड स्टेट के लिए कि आपकी एक और प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल ये है हाफ के एक्स स्क्वायर, और इंडिपेंडेंट एक्स है तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट का स्क्वायर है, तो ये शो बनती है अपवर्ड पैराबोला। अब ये ट्रेनिंग आपकी है कि जब भी आपने बाउंड स्टेट का फैसला करना है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाए और देखें इन्फिनिटी पर क्या है। अब इन्फिनिटीज पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है दोनों इन्फिनिटीज पर टोटल एनर्जी से, और मिडिल में पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो ये तीनों शर्तें पूरी होनी है। 1 डायमेंशन में 3 ही शर्तें बनती है, एक राइट पर, एक लेफ्ट पर और एक मिडिल पर। राइट और लेफ्ट पर इन्फिनिटीज पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए टोटल एनर्जी से, और मिडिल में कम होनी चाहिए। तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये बाउंड स्टेट है। और अब अगर आप में समराइज करके मैंने पूछना क्लाइक से हैं मुझे बता सकते हैं कि बाउंड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज होगी। बाउंड स्टेट है तो क्या, सॉरी अभी तक तो मैंने सिर्फ लिखा है कि बाउंड स्टेट है, ये तो क्या मैंने जो आपसे पूछा है उसके लिए जवाब के लिए भी आपके पास टाइम है, तो आपने जो सोचा है उसको इससे कंपेयर कर लें। अब मैं क्या कहने लगा हूँ, तो क्या का जवाब ये है कि अगर ये बाउंड स्टेट है तो एनर्जी डिस्क्रीट होगी,
क्वांटाइज्ड होंगी और नॉन डिजेनरेट होंगी, एक एनर्जी के लिए एक ही वेव फंक्शन होगा। तो इन्फिनिट ये है सिंपल हार्मोनिक ऑर्डर। इसके लिए कैलकुलेशन अगले लेक्चर में है, तो उसके लिए आप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हम इस सिंपल हार्मोनिक केस में भी ये सारी कैलकुलेशन करके इन चीज़ों को वेरीफाई कर दें। उस केस की अपनी भी अहमियत है। और यहाँ मैं फ़िलहाल इस लेक्चर के कंक्लूजन करके बात ख़त्म करता हूँ कि इस लेक्चर में हमने बाउंड स्टेट डिफ़ाइन किया और ये सीखा कि इस बाउंड स्टेट के कॉज के इफ़ेक्ट है लोकलाइजेशन और एनर्जी की का डिस्क्रीट होना यानी क्वांटाइज्ड होना, और इसको हमने वेरीफाई किया है इन्फिनिट स्क्वायर वेव के लिए, या जैसे कहते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को।